हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। तो हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? आपका सही आंसर होगा हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी होती है। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी। नंबर 2 पूर्वी हिंदी। नंबर 3 राजस्थानी। नंबर 4 पहाड़ी और नंबर 5 बिहारी। तो ये 5 हिंदी की क्या होती है? उपभाषाएं होती है। और जब हम हिंदी की बोलियों के संदर्भ में बात करते हैं तो हिंदी की 17 बोलियां होती है, 5 उपभाषाएं होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। नवल श्याम सुंदर शरीर, इसमें कौन सा नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार पूछा गया है? आपका सही आंसर होगा, इसमें होगा आपका उल्लेख अलंकार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम अलंकार के संदर्भ में बात करते हैं तो अलंकार हम किसको बोलते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार बोलते हैं। जिस तरीके से स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। और हिंदी में कितने प्रकार के अलंकार होते हैं? अलंकार होते हैं हिंदी में 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है शब्द अलंकार। नंबर 2 होता है अर्थ अलंकार। नंबर 3 होता है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो ये अलंकार होते हैं 3 प्रकार के, शब्दालंकार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो शब्दालंकार, ये शब्दालंकार होता है, 5 भेद होते हैं शब्दालंकार के। और उसके बाद अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार का मतलब होता है कि जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है, उसको हम अर्थालंकार बोलते हैं। शब्दालंकार हम उसको बोलते हैं जिसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है। और आधुनिक अलंकार होता है जिसको पाश्चात्य अलंकार के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, वीर या आल्हा किस प्रकार का छंद है? तो छंद से प्रश्न पूछा गया है आपसे, वीर या आल्हा ये किस प्रकार का छंद होगा? आपका सही आंसर है कि ये होगा आपका मात्रिक छंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम हिंदी में छंदों के संदर्भ में बात करते हैं तो हिंदी में कितने प्रकार के छंद होते हैं? तब आपका आंसर होगा कि हिंदी में 3 प्रकार के छंद होते हैं। नंबर 1 वार्डिंग छंद होता है। नंबर 2 मात्रिक छंद होता है। नंबर 3 मुक्तक छंद होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, वीर या आल्हा ये आपका मात्रिक छंद होता है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा ये क्या है? किस वर्ग में रखेंगे आप हिंदी भाषा को? आपका सही आंसर है, हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि हिंदी जो हमारी राजभाषा है ये कब घोषित की गई थी? 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को ये घोषित की गई थी। हिंदी हमारी क्या होगी? राजभाषा होगी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी पत्रकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है? तब आपका आंसर होगा कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। 10 मई को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। और राजभाषा हम किसको बोलते हैं? जिसमें राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जिसमें सारे कामकाज होते हैं उसको हम राजभाषा बोलते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना हुई। तो अखिल भारतीय हिंदी संस्था, इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका राइट आंसर है वर्ष 1964 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज रस कहा जाता है? तो रसराज रस हम किस रस को कहते हैं? आपका सही आंसर होगा कि रसराज रस कहते हैं हम श्रृंगार रस
को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। और अभी हम अलंकार के संदर्भ में बात कर रहे थे, छंदों के संदर्भ में बात कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से जब हम रस के संदर्भ में बात करते हैं तो रस कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में मुख्य रूप से 9 रस बताए गए हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो रसों की संख्या होती है हिंदी में 9 और स्थायी भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं। जबकि हम जब संचारी भाव के संदर्भ में बात करते हैं हिंदी में संचारी भाव कितने होते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस को हम क्या बोलते हैं, रसराज रस बोलते हैं और श्रृंगार रस को ही हम रसपति रस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के लिए प्रावधान किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के लिए प्रावधान है, आपका राइट आंसर होगा कि अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, ऐसा उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लेख मिलता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो है वो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो जौहर खुलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आपका सही आंसर होगा भेद का पता लगना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपका सही आंसर होगा कि ये बी.जी. खैर और बी.जी. खैर का पूरा नाम होता है बाल गंगाधर खैर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो बाल गंगाधर खैर ये प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग ये कब अस्तित्व में आता है, अर्थात ये प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित होता है, आपका आंसर होगा कि 7 जून 1955 को। कब, 7 जून वर्ष 1955 को राजभाषा आयोग का गठन होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बाल गंगाधर खैर होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, आपका सही आंसर है ये साधारण वाक्य है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। जब हम वाक्य को उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 होगा आपका साधारण वाक्य और इस साधारण वाक्य को हम सरल वाक्य के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 होता है आपका मिश्र वाक्य। नंबर 3 होता है आपका संयुक्त वाक्य। तो ये आज बहुत पानी गिरा ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, साधारण वाक्य या फिर आप सरल वाक्य भी कह सकते हैं इसको। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो अभी हम हिंदी के संदर्भ में बात कर रहे थे, हिंदी को राजभाषा ये कब घोषित किया जाता है, आपका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, आपका सही आंसर है तितिरसा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दांत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा, इन चारों में से आपका सही आंसर है दाड़िम। ये दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, जबकि दंत पर्यायवाची शब्द होता है, दसन होता है, रदन होता है। दाड़िम दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर है सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या होती है, आपका राइट आंसर होगा पाली होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में हम किसको जानते हैं, आपका राइट आंसर होगा सरहप्पा को हम हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो
इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? आपका सही आंसर है इसमें होगा आपका कर्म कारक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम कारकों के संदर्भ में बात करते हैं तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी बताई गई है, कितनी होती है? 8 होती है। और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इत्यादि इत्यादि करके, तो ये जो कर्ता ने कर्म को, तो गरीबों को, यहाँ पे ये जो को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो किसके संदर्भ में होता है? कर्म के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर नामक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? आपका सही आंसर है इसमें होगा आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखिएगा कि जब हम समास के संदर्भ में बात करते हैं तो हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तब आपका आंसर होगा समास के 6 भेद होते हैं। और इन 6 भेदों में से देवासुर जो शब्द है इसमें होगा आपका द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास आपका सही आंसर हो जाएगा। देवासुर शब्द मतलब देव असुर, देव डॉट असुर, देव का विपरीत शब्द क्या होता है? असुर होता है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं या अप्रधान होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या दिया गया है? इन चारों में से आपका सही आंसर है कि श्रौ धन अन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो ये आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। आपका सही आंसर होगा 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में, जबकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान किया गया है। और ये आप जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है? आपका राइट आंसर होगा 22 भाषाओं को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो फिर से अलंकार से सवाल पूछा गया है आपसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन ए सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है इंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? तो इंद्र वज्रा ये किस प्रकार का छंद हो जाएगा? आपका सही आंसर है वार्णिक छंद हो जाएगा इंद्र वज्रा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपका सही आंसर है हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ रस? आपका सही आंसर है श्रृंगार रस। इसको हम सर्वश्रेष्ठ रस बोलते हैं, रसराज रस बोलते हैं, रसपति रस बोलते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी आयोग ऑब्लिक समिति का गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 344 में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। ये आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक ये हिंदी के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, हिंदी के लिए प्रावधान है। और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी, जबकि ये अनुच्छेद 351 भी आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित किसी आयोग या समिति का गठन कर सकता है, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6-5 करना मुहावरे का अर्थ है। तो 6-5 करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका सही आंसर है आनाकानी करना। ऑप्शन बी सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप जानते हैं कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खैर, अर्थात इनका पूरा नाम होता है बाल गंगाधर खैर। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब होता है? तब आप बोलोगे 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का क्या होता है? गठन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमित घर गया और सो गया वाक्य है। तो सुमित घर गया और सो गया ये किस प्रकार का वाक्य है? आपका सही आंसर है कि ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी सही आंसर दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित नामक जो शब्द दिया गया है यहाँ पे, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? आपका सही आंसर है इसमें होगा आपका पुर उपसर्ग। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि उपसर्ग
उपसर्ग हम किसको बोलते हैं? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आदि में, जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उस शब्द के अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। और पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा पुर उपसर्ग। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।